Hello everyone, welcome back in our new class. इस वेबिनार में हम लोग कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं. As we already discussed many aspects of NDA and UPSC, so along with that, in the same line, we are going to discuss some new concept. अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ था, what we discussed, मैंने आपको कुछ साइंस में बताया कैसे करने वाले हैं हम. Okay, Saksham, this is your first class. Okay, fine. सभी लोगों को मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ. एनडीए यूपीएससी की पहली वेबिनार्स में हमने ये पढ़ा कि कैसे कौन से लोग हैं जो एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं. एनडीए यूपीएससी में कॉमन क्या है, दोनों का ही एग्जामिनेशन यूपीएससी बॉडी हमारी कंडक्ट कराती है और दोनों के पैटर्न में काफ़ी सिमिलरिटी है. उनके जीएस के पैटर्न में काफ़ी सिमिलरिटी है. तो अभी हम लोग इन वेबिनार्स के सीक्वेंस में वो चीज़ें कवर कर रहे हैं जो एनडीए और यूपीएससी दोनों में कॉमन है. राइट. इन दोनों कॉमन चीज़ों को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. राइट. अभी हमने क्या डिस्कस किया, तो इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एनडीए कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या सिलेबस है एंड ऑल दैट. अगर आपने नहीं देखा तो इनका बैकअप होगा, आप एक बार देख सकते हैं. दूसरी चीजें फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि साइंस में कैसे कैसे पढ़ना है. साइंस में कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए, ज्योग्राफी के मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए और करंट के टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किए. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का पार्ट, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला हुआ था. बहुत सारे बच्चों को लगता है इट्स डेड पार्ट, लेकिन इसमें काफी बहुत सारी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें भी होती हैं. इसके साथ में जो आपसे पूछा जाता है या आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, तो अभी आपको ये लगता होगा कि हिस्ट्री वाले पार्ट में सिर्फ वो चीजें हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एंशिएंट हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, सिविक्स में आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी सिविक्स में. तो आपने सुना होगा एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ पूछा जाता है, मेडिवल हिस्ट्री से काफी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से कॉन्सेप्ट आते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री वाले सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज. तो हिस्ट्री वाले सिलेबस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मॉडर्न इंडिया. तो आपसे वो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस ज्यादा पूछेंगे. उसके अलावा इसमें और यूपीएससी में थोड़े कुछ एक दो टॉपिक की जो डिफरेंस है. यूपीएससी में आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा क्या जाता है, प्रीलिम्स में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यहां पर भी वो तीनों चीजें आती हैं. लेकिन यूपीएससी में इंटरनेशनल हिस्ट्री का कोई टॉपिक आपसे नहीं पूछा जाता. यहां पर आपको जैसे अमेरिकन फ्रीडम फाइट के बारे में आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बड़ा आपको पता होना चाहिए. तो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है. उसके साथ में अभी करंट में क्या चीजें चल रही हैं, करंट हिस्ट्री. तो हिस्ट्री किसे कहते हैं, वो जो चीज कल हो गई वो हिस्ट्री है. मॉडर्न इंडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही परस्पेक्टिव से. ईदर यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी और यू आर गोइंग फॉर एनडीए. आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉडर्न इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट. रीजन बिहाइंड इट, ये आपके मेंस के लिए और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आपके इंटरव्यू में, दोनों तरफ से हेल्प करती है. तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, प्लानिंग कमीशन कवर करने वाले हैं. प्लानिंग कमीशन इट्स अ पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. तो प्लानिंग कमीशन की हिस्ट्री कैसे, प्लानिंग कमीशन कैसे बना, प्लानिंग कमीशन क्या होता है, और प्लानिंग कमीशन को अभी हटा करके वहां पर एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया है जिसको आप नीति आयोग कहते हैं. राइट. तो प्लानिंग क्यों होती है, प्लानिंग कमीशन क्या होता है, प्लानिंग क्यों की जाती है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई हम इंडिया के लिए प्लानिंग क्यों करते हैं, भाई आप एनडीए में सेलेक्ट होने वाले हैं, एनडीए के लिए आप जो भी वॉर की स्ट्रेटजीज होती हैं वो डिसाइड करेंगे. अलॉन्ग विद दैट, उसी तरह से गवर्नमेंट भी क्या करती है, साथ साथ में कंट्री के लिए कुछ चीजें प्लानिंग करती है, प्लान करती है. तो वो पूरा काम करने का वो पूरा जो स्ट्रेटजी होती है प्लानिंग कमीशन होती है. तो आज स्टार्ट करते हैं प्लानिंग कमीशन. राइट. पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको कुछ डाउट्स होंगे वो भी क्लियर किए जाएंगे. तो प्लानिंग कमीशन क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह से हम कंट्री को चलाते हैं. तो प्लानिंग कमीशन इन द नटशेल आई वांट टू से कि प्लानिंग कमीशन वो बॉडी है जो इस कंट्री को चलाने का काम करती है. तो प्लानिंग कमीशन के में पार्टिसिपेट करने वाले वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे से इस पूरी की पूरी कंट्री को टोटल 5 साल तक चलाते हैं. तो आप ये मत सोचिए गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट नहीं चलाती या गवर्नमेंट रन नहीं करती. प्रोग्राम्स, प्लान्स कैसे बनाए जाते हैं, तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं. मैं पीपीटी स्टार्ट करता हूँ कि प्लान क्यों बनाते हैं. राइट. तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्लानिंग बनाने के पीछे रीजन. देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि वाई प्लान, प्लान क्यों बनाते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज द डायर ऑफ कंडीशन इन नीड टू स्टार्ट एक्टिंग सून. अभी जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो उस समय हमारा जो कंट्री था चारों तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ. देयर आर नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स.
उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले जो प्लान में आई, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस कंट्री को रन कैसे किया जाए, सिस्टम कैसे रन किया जाए। तो उसके लिए हालाँकि कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये हमें पता चला कि कंट्री को चलाना कैसे। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, जिस बुक में रूल्स, रेगुलेशंस लिखे हुए हैं और ये वो रूल्स और रेगुलेशन हैं जिनसे आप इस कंट्री को चलाते हैं। फॉर्च्यूनेटली बोलूँ या अनफॉर्च्यूनेटली बोलूँ, कॉन्स्टिट्यूशन या जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ यूपीएससी, लेकिन आपके लिए एनडीए का वो पार्ट नहीं है। तो जो बच्चे सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें पॉलिटी अलग से पढ़नी पड़ेगी। पॉलिटी का मतलब होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, जिस बुक से पूरी कंट्री को चलाया जाता है, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अब ये हुआ कि इस कंट्री को कैसे-कैसे चलाया जाए, मीन्स इसमें प्लान्स कैसे बनाए जाए, कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ कैसे ले जाया जाए, प्रॉब्लम से कैसे निकाला जाए। सो प्लान करने का या प्लानिंग कमीशन का जो पर्पस था कि कंट्री को डेवलप कैसे किया जाए, हम जितनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनसे बाहर निकल करके कैसे आ सकते हैं, राइट? और लोगों की लाइफ को बेटर कैसे किया जाए। तो इन द नटसेल मैंने आपको ये बता दिया, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि प्लानिंग कमीशन के जो फंक्शंस हैं, उसमें इमीडिएट प्लान्स क्या थे। तो जैसे कंट्री आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, सो उस समय इमीडिएट प्लान्स क्या थे कंट्री के, कि सबसे पहले क्या करना है। तो प्लानिंग कमीशन एक बॉडी थी, उसने प्लान बनाया कि इमीडिएट प्लान क्या होने चाहिए। विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, इससे बाहर निकलना। मीन्स विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी क्या है? लगातार पॉवर्टी का आना। कैसे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी होता क्या है? शायद आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, तो शायद इस बात को ज़्यादा अच्छे से आप अभी नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, व्हाट इज़ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या होती है कि फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आज की डेट में कोरोना है। अभी क्या है, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए, जिससे कि उनकी जो इनकम थी वो कम होने लगी, राइट? तो जब उनकी धीरे-धीरे इनकम डिक्रीज़ होने लगी, तो इनकम डिक्रीज़ होने की वजह से उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई। अगर उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, मीन्स अब वो मार्केट में जाकर के कम सामान खरीदेंगे। जब वो मार्केट में जाकर के कम सामान खरीदेंगे, तो जो कंपनी फूड या बाकी के आइटम्स को प्रोड्यूस कर रही है, उसे नुकसान होगा। उसका प्रोडक्शन उसे प्रोडक्शन खुद में कम से कम करना पड़ेगा। जब कंपनी को लॉस होगा, तो कंपनी अपनी लॉस को मीट आउट करने के लिए और लोगों को कंपनी से हटा देगी। जब वो और लोगों को कंपनी से हटा देगी, तो और सारे लोग गरीब हो जाएँगे और बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएँगे। और वो फिर से गरीब हो जाएँगे, जब वो फिर से गरीब हो जाएँगे, तो परचेज़िंग पावर फिर से उनकी कम हो जाएगी। सो ये लगातार ये साइकिल चलता रहता है और इस साइकिल से बाहर आने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, गवर्नमेंट या हमारी जो जितनी सारी व्यवस्थाएँ हैं, जितने सारे अरेंजमेंट्स हैं, वो अगर इस कंपनीज़ को सपोर्ट करें, लोगों को सपोर्ट करें, ठीक है ना? तो जिससे क्या होगा कि हमारी इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, सबको ईज़ी लोन देती है कॉर्पोरेट्स में। ऐसी कंडीशन में अभी गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट फंड कर रही है। किसको फंड कर रही है? ऑर्गनाइजेशंस को फंड कर रही है, लोगों को फंड कर रही है, हेल्प कर रही है। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट ने ऑर्गनाइजेशन को हेल्प किया, ऑर्गनाइजेशन ने गवर्नमेंट की हेल्प से उन लोगों को मेंटेन रखा। धीरे-धीरे क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ने लगा, डिमांड बढ़ने लगी और एम्प्लॉयी उसने हायर किए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। सो ऐसे धीरे-धीरे करके हम इस साइकिल से बाहर आ सकते हैं। तो विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी वो है जिसमें एक सीक्वेंस में लोग और ऑर्गनाइजेशंस दोनों धीरे-धीरे गरीब होते जाते हैं और फिर लोगों और ऑर्गनाइजेशन के गरीब होने की वजह से पूरा का पूरा कंट्री पुअर होता जाता है। राइट। फॉरेन ट्रेड को बढ़ाना, लोगों के साथ फॉरेन कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड किया जाए। नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ कुछ खास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया था। वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल पैदा करते थे और उसको ब्रिटेन में भेजते थे, वहां पे प्रोड्यूस करके उसको फिनिश गुड को फिर से इंडिया में भेजते थे, तो जिससे कि हमारा ही नुकसान होता था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी। पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी थी और स्टिल स्टिल वी हैव दिस प्रॉब्लम। आज की डेट में भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हमारे लिए बनी हुई है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। मोस्ट प्रोबब्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट विल वेरी सून विल ब्रिंग पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा, इसके बाद ही पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, माइंस हो गए हमारे, फॉरेस्ट हो गए हमारे, रिवर्स हो गए हमारी, उनको कैसे डेवलप किया जाए, ये अगला प्लान था। बैकवर्ड पॉपुलेशन, जितनी कंट्री की बैकवर्ड पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग हैं, जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, जो लोग सोशली डिप्राइव्ड लोग हैं, उनको बाहर कैसे लेकर के आया जाए, अपलिफ्ट कैसे किया जाए, ये हमारे प्लान में था। सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद के जो प्लान।
कैपिटल डेफिशिएंसी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ब्रिटिशर्स हमारा सब पैसा ले गए थे, हमारे कंट्री के पास कुछ कैपिटल ही नहीं बची थी। तो उस कैपिटल को कैसे अरेंज किया जाए, कैसे पैसे इकट्ठा किया जाए जिससे कंट्री को आगे ले जाया जाए। मार्केट इम्परफेक्शंस, मार्केट प्रॉपर्ली प्रोफेशनली डेवलप ही नहीं थे इंडिपेंडेंस के बाद। तो मार्केट को और कैसे प्रोफेशनली बनाया जाए जिससे कि वो बाहर की कंट्रीज के साथ, बाहर की मार्केट के साथ कम्पीट कर पाए। तो ये हमारे पहले प्लान का पार्ट था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इतने सारे प्लान हमने इमीडिएट प्लान्स बनाए जिससे कि कंट्री को इस फॉर्मेट से या इस प्रॉब्लम से बाहर लाया जा सके। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो जो हमारी प्लानिंग होती है, अब हम जो भी प्लान बनाते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीज पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम। सो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पूरे कंट्री में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या क्या पूरे कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर हम सर्विसेज को भी काउंट करते हैं। क्यों? सर्विसेज क्या है? एविएशन सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है, ऐसी बहुत सारी, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है। तो यहाँ पर उससे भी पैसा पैदा होता है और फॉरेन से भी करेंसी आती है। तो इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज, तो जितनी पूरे कंट्री में 1 ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं और पता लग जाता है कि पर कैपिटा इनकम कितनी हुई, मतलब कि हर बंदे के हिस्से में कितना मनी आ रहा है पूरे कंट्री में, तो उसे हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। और पूरे कंट्री की इस इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्लान करने का कि हम पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाएं और नेशनल इनकम भी बढ़ाएं। हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, देखिए सोशल जस्टिस का क्या मतलब होता है? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अभी हम क्या करते हैं कि जो लोग सोशली बैकवर्डेड हैं, जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्डेड है, हम उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ग्रोथ में ऐसे लोग छूट ना जाएं जो कि अनएजुकेटेड हैं, ऐसे लोग जो कि डिप्राइव्ड हैं, जो कि ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जो पिछड़े पार्ट के कंट्री में रहते हैं, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ ना रह जाए, झारखंड ना रह जाए, बिहार के, उड़ीसा के कुछ हिस्से हैं जहां पर बहुत कम एजुकेशन है और वहां पर लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो ऐसे हिस्सों के लोग पीछे न रह जाएं, इसका भी हम ध्यान रखते हैं जब भी हम ग्रोथ ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ में जब भी हम मॉडल बनाते हैं तो प्लान करके रखते हैं कि उन लोगों को भी इंक्लूड किया जाए। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रीज से हमारे जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनको और प्रोड्यूस करने के लिए प्रमोट किया जाए, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। रिमूव द बॉटलनेक ऑफ एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो किसी तरह की प्रॉब्लम हो, ऑफिशियल प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करना भी गवर्नमेंट का पर्पस होता है प्लान में, वो इसको भी इंक्लूड करते हैं। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट पे इंडिया में यही है, इनइक्वालिटी इन इनकम। जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। सो इस डिवाइड को, इस ग्रेट डिफरेंस को रिड्यूस किया जा सके, राइट? तो इस रिडक्शन के लिए, इस ग्रेट डिवाइड को रिड्यूस करने के लिए भी हम प्लान बनाते हैं, इसको कैसे कैसे धीरे धीरे रिड्यूस किया जाए। सो हैव एंड हैव्स नॉट के बीच का जो डिफरेंस है उसको कम करना हमारा पर्पस होता है। मॉडर्नाइजेशन लेकर के आना, कंट्री में मॉडर्न टेक्निक लेकर के आना, मॉडर्न प्रैक्टिसेस लेकर के आना, जिससे जिससे कि हम कंट्री को करप्शन फ्री बना सकें और ज्यादा क्वालिटी, अपनी लाइफ की क्वालिटी को और अपलिफ्ट कर सके। सेल्फ रिलायंस, हमें किसी के पास एम्प्लॉयमेंट के लिए ना जाना पड़े, हमें किसी के पास रॉ मटेरियल के लिए ना जाना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अभी देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है कि चाइना के साथ इंपोर्ट हमने बहुत कम कर दिया और हम वो सब चीजें जो चाइना से खरीद रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी हाउ इट वांट टू प्रमोट इट्स ओन नेशन, इट्स ओन सिटीजन, कि वो लोग ये डेवलप करें। तो हम अपने ही कंट्री के लोगों को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि जो चीजें आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट से सपोर्ट लीजिए, आप पॉलिसी से सपोर्ट लीजिए, हम आपको सब्सिडीज देंगे, लेकिन प्लीज वो चीजें कंट्री में पैदा कीजिए जिससे कि हम चाइना पे डिपेंडेंट ना रहें, राइट? तो ये हमारे प्लानिंग का अभी करंटली जो प्लान चल रहे हैं उसका हमारा मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो जब भी प्लान बनाते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हैं। अगली बात आते हैं, अगली साइड पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं प्लानिंग्स की, प्लानिंग में क्या क्या चीज होनी चाहिए, मैंडेटरी क्या है। मेजर इकोनॉमिक डिसीजन आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, तो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो ही फाइनल डिसीजन लेती है कि कंट्री में क्या करना है, कौन से प्लान इंप्लीमेंट करने हैं, कौन से नहीं। थ्रू दी प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन एक बॉडी है जो कि पूरे कंट्री में अगले 5 साल में कौन से प्लान बनाए जाएंगे उसको बनाने का काम करती है। और मैं आपको बता दूं कि प्लानिंग कमीशन का हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होता है। अभी प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया तो उसका भी जो चेयरपर्सन, चेयरमैन है, वो प्राइम मिनिस्टर ही होगा बाय डिफॉल्ट, कोई भी प्राइम मिनिस्टर। द
द गवर्नमेंट विल हैव पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होती है प्लानिंग कमीशन के बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने की। द प्लानर्स फिक्स द टारगेट फॉर द सेक्टर एंड डिसाइड हाउ मच इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड ईच सेक्टर टू अचीव द टारगेट्स। प्लानर फिक्स कर देते हैं इंडस्ट्रीज को इतना फंड दिया जाएगा, एग्रीकल्चर को इतना फंड दिया जाएगा, सर्विसेज को इतना फंड दिया जाएगा, पर्टिकुलर सेक्टर और पर्टिकुलर सेक्शन को। और वो फंड एलोकेट क्यों किए जाते हैं? ताकि वो टारगेट अचीव किए जा सकें जो टारगेट प्लानिंग कमीशन ने बनाए हुए हैं कि हमें यहां तक पहुंचना है, इतना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, इतना प्रोडक्शन करना है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। सो उस चीज को जनरेट करने के लिए पर्टिकुलर सेक्टर को गवर्नमेंट फंड करती है और गवर्नमेंट पर्टिकुलर सेक्टर में कितना एक्सपेंड करना है ये डिसाइड करती है। ये प्लानिंग कमीशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब प्लानिंग कमीशन क्या है, वो बॉडी क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1950। कमीशन वाज इंस्ट्रक्टेड टू मेक असेसमेंट ऑफ मटेरियल एंड कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें हम इंक्लूड करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को भी। ह्यूमन रिसोर्स मींस हमारे पास कितनी वर्किंग पॉपुलेशन है, कितना यूथ है। तो हमारे पास इंडिया के पास सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारे पास जो वर्किंग यूथ है वो बहुत ज्यादा है, जिसको कि हम यूज कर ले, अगर प्रॉपर यूटिलाइज कर ले तो हम शायद चाइना को ओवरटेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाले। बट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो एजुकेटेड यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। अगर हम इसको किसी भी तरह से एम्प्लॉयड कर सकें तो हमें चाइना से ओवरटेक करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। विद इन नो टाइम वी कैन ओवरटेक चाइना। अब देखिए यहाँ पर कंट्री टू फॉर्मुलेट द प्लान द मोस्ट इफेक्टिव एंड द बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ देम, उन रिसोर्सेज को बैलेंस वे में कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये करना प्लानिंग कमीशन का काम है। डिटरमाइन द प्रायोरिटीज, ये प्रायोरिटीज आज की डेट में वैक्सीनेशन इज प्रायोरिटी, प्लानिंग कमीशन बोलेगी सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा, उसके बाद कोई काम होगा, राइट। डिफाइन द स्टेजेस ऑफ कैरिंग द प्लान, कितने स्टेज में उस प्लान को हम करेंगे। पर्पज ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस किस पार्ट को कितने रिसोर्स एलोकेट करेंगे ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज। एक स्टेज हो जाने के बाद दूसरी स्टेज आने के टाइम पे हम कितना फंड एलोकेट करेंगे, कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। नेक्स्ट, टू एक्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। सो वो क्या करती है प्लानिंग कमीशन, वो बॉडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है कि भाई ये प्लान अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो हम कंट्री को आगे ले जा सकते हैं, राइट। डिटरमाइन द कंडीशन which in view of them current socio-political condition should be established for the execution of plan। प्लानिंग कमीशन ये भी कहती है कि पर्टिकुलर प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। मींस पहले वो कंडीशंस अवेलेबल हो तब उन प्लान्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि रूरल एरिया में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने बनाए, मींस रादर देन आस्किंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम चाह रहे थे कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप हो। सो रूरल एरिया में छोटी छोटी इंडस्ट्री डेवलप होने से पहले प्लानिंग कमीशन कहेगी प्रोवाइडेड पहले इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को आप बोलिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, उसके बाद छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगेंगी, क्योंकि विदाउट एनर्जी इंडस्ट्रीज नहीं चलाई जा सकती। तो इस तरह से प्लानिंग कमीशन वो कंडीशंस भी बताती है जिन कंडीशंस को होना चाहिए होता है किसके लिए, कुछ ग्रोथ को करने के लिए। टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है कि कैसे प्लान्स हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे या कैसे आप और ग्रोथ कर सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्रमोट करती है, उन्हें और सजेस्ट करती है कि आप और बेटर क्या कर सकते हैं। प्लानिंग कमीशन में है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, एनडीसी। एनडीसी के मेंबर कौन होते हैं, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। प्राइम मिनिस्टर इसका मेंबर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर भी इसमें आते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स भी आते हैं। और ये भी कैसी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशंस के बाहर से बनाई गई बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसको अलग से गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है, राइट। लाइक प्लानिंग कमीशन एनडीसी इज आल्सो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड लीगल बॉडी। तो एक लीगल बॉडी है, इसे बाय लॉ से बनाया गया है। एक लॉ, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद नए लॉस बनाए गए और उन लॉस से एनडीसी का फॉर्मेशन किया, एक लॉ पास किया गया कि एनडीसी हम एक बॉडी बनाएंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या होती है, ये टॉप बॉडी है। प्लानिंग कमीशन ने प्लान किया, एनडीसी उन प्लान्स को ऑब्जर्व करेगी, उनमें से क्या इंप्लीमेंट करना है क्या नहीं इंप्लीमेंट करना है ये डिसाइड करेगी, और उसके बाद एनडीसी इंप्लीमेंट भी करेगी। इट वाज सेट अप इन 6 अगस्त 1952। तो प्लानिंग कमीशन बनने के बाद एनडीसी को बनाया गया। स्टेट प्लानिंग बोर्ड इज द अपेक्स प्लानिंग बोर्ड। इसी तरह से जैसे एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये टॉप की बॉडी है कंट्री की, उसी तरह से अब देखिए स्टेट प्लानिंग बोर्ड बनाया गया है जो स्टेट लेवल पे क्या करेंगे, प्लान्स को बनाएंगे स्टेट लेवल पे, और उनका हेड कौन होगा, सीएम होगा।
उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी प्लानिंग कमेटी बनाई, राइट, जिससे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्लान बनाए जाएंगे, जिससे कि आगे चल करके हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान बनाने का फॉर्मेशन करें। तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान बनते हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट के प्लान स्टेट पे जाते हैं, स्टेट के प्लान सेंटर पे जाते हैं, फिर सेंट्रल की जो प्लानिंग कमीशन बॉडी होती है वो पूरे प्लान्स को इकट्ठा करके एक फाइनल चार्ट बनाती है कि प्लान हमें कैसे करना है, एनडीसी उसको अप्रूव करती है और इम्प्लीमेंट करती है। ये कुछ प्लान है कि पहले प्लान्स में हमने क्या किया। सो देखिए, कुछ मैं आपको ये जो पीपीटी है ये मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको थोड़ा-सा ब्रीफ किया जा सके कि इसका मतलब क्या था। सो ये प्लान्स कैसे-कैसे बनना स्टार्ट हुए। 1934 में इसके इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, तब कोई प्लान नहीं था और कंट्री को ब्रिटिशर्स ने किसी प्लान के थ्रू नहीं चलाया था, क्योंकि उन्हें कंट्री चलाना ही नहीं था। उन्हें तो इसे एक्सप्लॉइट करना था। The planned economy of India was engineer of ex-Diwan of Mysore, भारत रत्न रेसिपेंट विश्वेश्वरैया। तो विश्वेश्वरैया जी ने पहला प्लान उन्होंने बताया कि कंट्री क्या, उन्होंने बोला कि स्टेट को एक प्लान के थ्रू डेवलप किया जाना चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन का जो सीड था उसको कि 1934 में विश्वेश्वरैया प्लान जो था उससे स्टार्ट होता है और मैसूर के ये दीवान थे, इन्होंने प्रपोज किया था। उसके बाद नेहरू ने प्रपोज किया, फिर बॉम्बे प्लान आया जो जीआरडी टाटा साहब ने बताया कि बॉम्बे प्लान था, वो भी एक प्लान था, प्लानिंग कमीशन का पार्ट था। ऐसे धीरे कर करके के आप देखेंगे 1950 में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय प्लान लेकर के आए। 1950 मार्च 15 कैबिनेट रेजोल्यूशन फॉर्मिंग प्लानिंग कमीशन। तो ऐसे धीरे-धीरे हिस्ट्री बनती गई और प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। और आपने देखा होगा 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड दैट द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का ये मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया मोदी ने। तो अगस्त 2014 में मोदी शट डाउन द प्लानिंग कमीशन एंड जनवरी 2015 इन्होंने नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन का ही फॉर्म नीति आयोग है, इसमें कुछ बहुत खास नहीं है। कुछ मॉडर्नाइजेशन किए गए हैं, कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। सो वो सब प्लान है। फर्स्ट हमारा प्लानिंग जो कमीशन थी, फर्स्ट प्लान्स क्या थे, ठीक है। सेकंड प्लान में हमने क्या किया, थर्ड में क्या किया, राइट। सो इट्स ब्रीफ। यहाँ पे आ जाते हैं 11th प्लान। तो अभी करंट टाइम पे हमारा 13th प्लान चल रहा है। तो देखिए 2007 टू 2012 है ना। सी रंगराजन फॉर्म, सी रंगराजन ने इसको बनाया। टारगेटेड 8 टू 10% ग्रोथ रेट। इन्होंने टारगेट किया कि पूरी कंट्री की जो ग्रोथ रेट होगी वो 8 से 10% होगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 17 मिलियन न्यू जॉब, 70 मिलियन हम न्यू जॉब क्रिएट करेंगे। लोअर आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पर 1000 पैदा होने वाले बच्चों की जो डेथ होती है उसको हम कम करेंगे, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे इनके प्लान्स थे। 2012-17 मोदी के आने के बाद गवर्नमेंट में क्या चेंजेस आए, इन्होंने इनकी थीम क्या थी, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ, ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाए इस ग्रोथ के प्रोसेस में। सस्टेनेबल ग्रोथ, ये ग्रोथ हमेशा चलती रहे पैरेलली, ये कभी भी डिक्रीज ना होने पाए। टारगेट था 9% जीडीपी, एग्रीकल्चर में 4% ग्रोथ करनी थी, 10% मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ करनी थी, 10% रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी, 10% और लोगों को हम पॉवर्टी से बाहर लाने वाले थे, 50 मिलियन न्यू जॉब क्रिएट करने वाले थे एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम कम करने वाले थे, 26 करने वाले थे। मदर मोर्टेलिटी रेट कम करने वाले थे 1000 और चाइल्ड सेक्स रेशियो 950 करने वाले थे। हालांकि इसको ऑलमोस्ट हम अचीव कर चुके हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब प्लान थे जो हमारे रिसेंट प्लान्स के थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट प्लान एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, जितने सारे प्लान आज तक बनाए गए उन सबका ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो, फर्स्ट प्लान क्या था, रिपेयर प्लान टू मेक केयर ऑफ सीवियर डैमेज कॉज्ड बाय वॉर एंड फेमाइन ऑफ पार्टीशन। 1947 में जो पार्टीशन हुआ था उसमें जो भी डैमेज हुआ, पहला हमारा प्लान था, उसका टारगेट था इसको रिपेयर कैसे किया जाए, इसको रिप्लेनिश कैसे किया जाए। सेकंड प्लान, इट वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेड अमंग द ग्रोथ बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनका कहना था कि हम जितनी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जगह हम अपनी कंट्री में पैदा करना स्टार्ट करें। सेकंड प्लान हमारा ये था। तो पहले हमने खड़े होने के लिए फर्स्ट प्लान में क्या किया कि हम स्टेब्लिश हो जाएं। सेकंड प्लान में इंपोर्ट को कम किया जाए। थर्ड प्लान, पब्लिक सेक्टर ग्रोथ, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाए, लेट रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो पर्टिकुलर कुछ कुछ शहरों में इकोनॉमिक पावर जो है, मुंबई में, दिल्ली में, बाकी सब जगह पे वो इक्वल ग्रोथ सब जगह पे हो। ये हमारा थर्ड प्लान था। अब आते हैं फेज सेकंड। तो ये तो फेज फर्स्ट था, हमारी प्लानिंग कमीशन का पहला फेज था। अब फेज सेकंड स्टार्ट होता है कब से, फोर्थ प्लान से। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ग्रोथ कंटिन्यूअस, लगातार होती रहे, कंटिन्यूअसली, वो डिक्रीज ना होने पाए। फिफ्थ प्लान आया, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। हमने कहा कि पॉवर्टी, जितने पुअर लोग हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए।
फोर्थ प्लान का मोटो क्या था, सिक्स प्लान का मोटो क्या था? टारगेट ग्रुप अप्रोच। टारगेट ग्रुप अप्रोच, पर्टिकुलर ग्रुप को पकड़ करके उनको टारगेट किया जाए। मींस ग्रुप का क्या मतलब हुआ? ऐसे लोग जो कि अनएजुकेटेड हैं, उनको टारगेट किया जाए। ऐसे लोग जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, ऐसे लोग जो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को, तो पर्टिकुलर ग्रुप को कैप्चर करके उनको अपलिफ्ट करने का ये प्लान था। सेवेंथ प्लान पे आते हैं, डायरेक्ट अटैक ऑन प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। तो फिर से हमने कहा कि पॉवर्टी को हटाने के लिए डायरेक्ट अटैक किया जाए पॉवर्टी पे, रूट कॉज जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। फिर हमारी प्लानिंग का, पूरे कंट्री की प्लानिंग का एक थर्ड फेज आया, तीसरा फेज स्टार्ट हुआ, पोस्ट लिबरलाइजेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। यहां पे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, तीन चीजों को, एलपीजी, तीन चीजों को यहां पर एम्फेसिस किया गया। लिबरलाइजेशन, कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन को और इजी किया जाए, जिससे कि लोग हमारे साथ, फॉरेन कंट्रीज के लोग बिजनेस करना चाहें। ग्लोबलाइजेशन, पूरे कंट्री में अपने लोगों को प्रमोट किया जाए कि ग्लोबली जाकर के बिजनेस करें, फॉरेन ट्रेड करें लोगों के साथ में। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट के वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत लॉस में चल रहे हैं, जो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या किया जाए? उन्हें प्राइवेटाइज किया जाए, जिससे वो बेटर परफॉर्म कर पाए। एग्जांपल के तौर पे बीएसएनएल को प्राइवेटाइज किया गया। सो दैट वाज द मोटो बिहाइंड इट। नाइन्थ और 10th प्लान क्या था? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ग्रोथ तो की जाए, साथ में सोशल जस्टिस किया जाए। मींस वो लोग जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो लोग जो ग्रोथ से डिप्राइव्ड हैं, उनको सोशल जस्टिस से आगे लाया जाए। मींस सोशली उनको अपलिफ्ट किया जाए। मींस शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब, या फिर कंट्री के जितने भी बैकवर्डेड एरिया हैं, उन सबको प्रमोट करने का काम किया जाए। 11th प्लान, इंक्लूसिव ग्रोथ। मींस हर चीज में ग्रोथ की जाए, हर सेक्टर में ग्रोथ की जाए, इकोनॉमिकली नहीं, हेल्थ में भी ग्रोथ की जाए, एजुकेशन में भी ग्रोथ की जाए, फॉरेन ट्रेड में ग्रोथ किया जाए, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th प्लान, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सेम चीज है, ठीक है। और अभी 13 प्लान हमारा चल रहा है। अभी 13 प्लान 2021 में फिनिश हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्लान क्या आता है, राइट। डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, प्लानिंग कमीशन की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है? इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है? इंडिकेटिव प्लानिंग मीन्स होता है, ऐसी प्लानिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो ग्रोथ की तरफ पूरे कंट्री को ले जाने का काम करे, दैट इज इंडिकेटिव प्लानिंग। ग्रोथ विद जस्टिस, ग्रोथ विद जस्टिस मीन्स सोशल जस्टिस के साथ में। कोई भी बंदा ग्रोथ में, प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में कोई भी लोग पीछे ना रह जाएं। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए जिसमें किसी भी बंदे के साथ इनजस्टिस हो रहा हो। रिसोर्स एलोकेशन मींस रिसोर्सेज का पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज सिर्फ बड़ी बिग मेगा सिटीज में लगा दी जाए। रूरल एरिया में हम प्रमोट करते हैं लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए। लोगों को गवर्नमेंट कहती है कि आप रूरल एरिया में अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप कीजिए, हम आपको कंसेशन देंगे, हम आपको छूट देंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे, आपके टैक्सेस रिबेट करेंगे, जिससे कि वो लोग प्रमोट होकर के, जिससे कि वो लोग इन्फ्लुएंस होकर के और अपने फायदे के लिए रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज अपनी शिफ्ट करें। उससे होगा क्या कि रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो इस डेवलपमेंट को सब जगह धीरे-धीरे फैलाया जाए, इसके लिए हमने स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाया, एसईजेड बनाया। आपने देखा होगा बहुत सारी सिटीज़ में, बहुत सारी जगह पे एसईजेड बनाए गए और वो रूरल एरियाज़ में सेटअप किए गए। थिंक टैंक, एक ग्रुप बनाया गया, एडवाइजर्स स्टेट स्किलिंग इंडिया। मीन्स स्टेट लेवल पे एक स्किल इंडिया प्रोग्राम जैसे चलाया गया, तो उसमें क्या लोगों में स्किल डेवलप की जाए, जिससे वो खुद का एम्प्लॉयमेंट करें। वो जॉब के लिए इधर उधर घूमे ना, अपना एम्प्लॉयमेंट करके खुद की भी ग्रोथ करे और कंट्री की भी ग्रोथ करे। थिंक टैंक, एक अलग से ग्रुप बनाया गया, जिसमें कि कंट्री के जितने सारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ब्यूरोक्रेट, जितने इंटेलिजेंसिया है जो कंट्री का, वो आकर के कंट्री की प्लानिंग में हेल्प करे। अचीविंग ग्रोथ, अचीविंग ग्रोथ टारगेट्स, जो ग्रोथ के हमने टारगेट्स बना रखे हैं, 9%, 10% ग्रोथ के जो टारगेट है, उनको अचीव किया जाए। रिमूवल ऑफ करप्शन, करप्शन को रिड्यूस किया जाए, इनफैक्ट उसको रिमूव कर दिया जाए। गुड गवर्नेंस मीन्स गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए काम करे, वेलफेयर के लिए काम करे, ना कि लोगों को सप्रेस करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज टू बी स्ट्रेंथन, डेमोक्रेटिक वैल्यू हो जिससे सबको इक्वलिटी का राइट मिले, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। दीज आर द ग्रोथ। ये देखिए, ये हमारी, ये चाइना की ग्रोथ रेट है, चाइना पर ईयर के हिसाब से।
ये हमारी ब्लू वाली हमारे इंडिया की ग्रोथ रेट है, ये एवरेज वर्ल्ड की ग्रोथ रेट है। तो हमने चाइना से कंपेयर करने की कोशिश की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि ग्रोथ रेट चाइना और इंडिया की ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे चल रही है। वर्ल्ड ग्रोथ रेट के पैटर्न पे ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो चाइना की ग्रोथ रेट और हमारी ग्रोथ रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पैटर्न में ज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं 2008 के आसपास, 2008 और 9 के आसपास, यहाँ पे चाइना की इकोनॉमी में भी क्या हुआ, चाइना की इकोनॉमी नीचे आई, इंडिया की इकोनॉमी लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा नीचे आई क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी कंपैरेटिवली ज़्यादा, राइट? लेकिन चाइना पे इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ा, उसके कंपैरिज़न में थोड़ा हमारे ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा, राइट? सर इस बीच हुआ क्या था? एक्चुअली ये वो टाइम था जब पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन का माहौल आ गया, राइट? पूरे वर्ल्ड की मार्केट डिप्रेशन में चली गई थी और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कुछ बड़े चेंजेस हुए, कई बड़ी-बड़ी कंपनीज़ डूब गईं, उसकी वजह से ऐसा हुआ, राइट? दैट वाज़ द रीज़न। तो ग्रेट डिप्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं, ये सेकंड ग्रेट डिप्रेशन था। इसमें बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई और ये वो फेज़ था जब कंट्री स्ट्रगल कर रहा था। सो दिस वाज़ ग्रेट ग्रेट इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन टाइम। ये देखिए ग्रोथ प्लान्स, हमने टारगेट क्या रखे और अचीव क्या किया? आप देखिए फर्स्ट प्लान में 2.8 रखा, 3.6 ओवर अचीव किया। उसके बाद से फिर आप देखते जाएँगे पैटर्न में, यहाँ पर एक बार फिर 5th प्लान में भी हमने 4.4 टारगेट रखा था, हमने 5% अचीव किया। 6th प्लान में 5.2 रखा था, 5.5 अचीव किया। 7th प्लान में फिर जितना टारगेट हम कोशिश करते हैं टारगेट ज़्यादा रखें, जिससे कि हम उसको चेज़ कर पाएँ अच्छे से। आप देख पा रहे हैं, इसके बाद फिर 9th प्लान में भी हमने ज़्यादा अचीव किया। 10th पे हम ज़्यादा नहीं अचीव कर पाए, 11th में भी टारगेट को नहीं अचीव कर पाए, 12th में भी ऑब्वियसली टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए और इस बार भी हमें नहीं लगता कि हम टारगेट को अचीव कर पाएँगे। तो ग्रोथ रेट अगर हमारी 10% के आस-पास पहुँचेगी तब हम चाइना को पीछे कर पाएँगे, राइट? रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन को हटा कर के नीति आयोग लाया गया, ये क्या चीज़ है? नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग is a policy think tank गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेसेस प्लानिंग कमीशन, सेम चीज है। यहाँ पर ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के लिए हमने जगह बनाई ताकि कंट्री का जो फाइनेस्ट ब्रेन है वो आकर के कंट्री के लिए प्लानिंग करे। बट यहीं पे मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारी प्लानिंग में ऐसे लोग जो लोग राइट, हमारी प्लानिंग में वो लोग ऐसे लोग जो कि क्या कर रहे थे कि इंटेलिजेंट लोग तो हैं, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में हमारे नहीं आ पाए या उन्होंने कंट्री को जॉइन ही नहीं किया ड्यू टू एनी रीज़न। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स का, लेकिन कभी भी उन्होंने इंडिया की प्लानिंग पे, इकोनॉमिकल ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट नहीं किया गया। ये यूँ कहें कि गवर्नमेंट ने उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। ऐसे जो फाइनेस्ट ब्रेन थे वो हमारी कंट्री से बाहर चले गए, इसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। आज की डेट में अमर्त्य सेन ही इज़ प्लानिंग फॉर द फ्रेंच गवर्नमेंट। तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया और वो फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री में थी, अब हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। जैसे कि इंडिया में मेट्रो मैन हमारे ई श्रीधरन जी, ही हैज़ स्पेशलाइजेशन इन लाइक इंजीनियरिंग स्किल्स। हमने उनको इनकॉर्पोरेट किया, वो रिटायर्ड आईईएस ऑफिसर हैं और उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए प्लान में आप हमें हेल्प कीजिए, राइट? सो ऐसे लोगों को इनकॉर्पोरेट किया जाए मिनिस्ट्री में, जो आकर के कंट्री को और बेटर प्लानिंग कंट्री के लिए कर पाए। Union Government of India has announced the formation of Niti Aayog on 1 January 2015। तो नीति आयोग हम पहले ही कर चुके हैं, इस समय बना। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होगा। वाइस चेयरपर्सन ये अरविंद पाणिग्राह जी हैं। तो अरविंद पाणिग्राह ये लाइफ टाइम है, मीन्स जब रिटायर होंगे तभी इससे हटेंगे। सीओ इसके सिंधुश्री खुल्लर हैं, ये आईएएस है। देखिए, to evolve the shared vision of national development priorities, sector strategies, which active involvement of the state light in the national objective, pre-people, proactive and participative development agenda is the guiding principle of नीति आयोग। प्री पीपल, है ना? तो यहाँ पर क्या है कि लोगों के लिए जो काम करे, प्रोएक्टिव, प्रॉब्लम आने से पहले ही एक्टिवेट हो जाए, किसी को उसको एक्टिवेट ना करना पड़े, वो खुद में प्रोएक्टिव रहे, पहले से ही चीज़ों की स्ट्रेटजी बना के रहे। पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट, लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करे, इनकरेज करे, ये इसका एजेंडा है। नीति आयोग का स्ट्रक्चर ये है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन हैं
और वाइस चेयरमैन आप देख पा रहे हैं अरविंद पानिग्राहा जी जो है ये वाइस चेयरमैन है, राइट। तो उसके साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि सीईओ सिंधुश्री खुल्लर जी सीईओ है यहाँ पर, अभी हमने पढ़ा। और एक्स ऑफिसिको मीन्स जो भी उस ऑफिस में, एक्स ऑफिसिको का मीन्स होता है जो भी उस ऑफिस में करंट टाइम पे उस पोस्ट पे काम कर रहा होगा, वो उसका मेंबर होगा। मीन्स जो भी फिनांस मिनिस्टर होगा वो एक्स ऑफिसिको मीन्स अपने ऑफिस की वजह से, मीन्स अपनी पोस्ट की वजह से वो ऑटोमेटिक उसका मेंबर हो जाएगा, उसे बनने की जरूरत नहीं। होम मिनिस्ट्री, रेलवे और एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये 4 लोग ऐसे हैं जो उसके एक्स ऑफिसिको चेयरमैन होंगे, ठीक? मीन्स अपने ही ऑफिस की वजह से, अपनी ऑफिस की वजह से ऑफिस ऑफ मीन्स जैसे फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कि बाय डिफॉल्ट जो प्रिंसिपल होगा वही स्कूल का हेड भी होगा। सो अब जो भी प्रिंसिपल होगा स्कूल का अपने आप हेड हो जाएगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं कि ये प्रिंसिपल हो गया अब इनको हेड बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। सो अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर बना तो वो एक्स ऑफिसियो उसका मेंबर हो जाएगा, राइट? तो 4 इसमें यूनियन मिनिस्टर होंगे, राइट? एक चेयरमैन नीति आयोग का जो चेयरमैन होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। वाइस चेयरमैन ये 2 लोग फिक्स हैं, राइट? ये जब रिटायर हो जाएंगे तो इनकी जगह दूसरे लोग पोस्ट किए जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये 4 यूनियन मिनिस्टर जो भी इस करंटली यूनियन मिनिस्टर होंगे, वो इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे। फुल टाइम मेंबर कौन है? यहाँ बाइबेक देबोराय और वीके सारस्वत ये फुल टाइम मेंबर हैं, ठीक है? ये जब रिटायर होंगे इनकी जगह नए मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे। स्पेशल इनवाइटी किनको इनवाइट किया जाता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, इनको इनवाइट किया जा स्पेशल इनवाइटी होते हैं तो इन्हें इनवाइट किया गया। इसके बाद किसी और को भी इनवाइट किया जा सकता है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, जो कि हमारे कंट्री में प्लानिंग कमीशन का की जगह काम करने वाला है, राइट? और एक और नीति आयोग में नई चीज इनकॉर्पोरेट की गई, उसे फिनांस कमीशन एंड बोलते हैं। सो फिनांस कमीशन और नीति आयोग का क्या आपस में रिलेशन है, ठीक है? इस बात को समझते हैं, ठीक है? फिनांस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विद अ बोर्ड मैंडेट टू डिफाइन द सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशन। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज है। जितने सारे हम टैक्सेस पे करते हैं, कुछ टैक्स उसमें स्टेट हमसे लेवी करती है और कलेक्ट करती है, मीन्स हमारे ऊपर इम्पोज करती है और हमसे कलेक्ट करती है। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो सेंटर अप्लाई करती है, सेंटर इम्पोज करती है, सेंटर ही कलेक्ट करती है। लेकिन सेंटर खुद में क्या करेगी? अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्लान्स के लिए कुछ रखेगी और बाकी स्टेट को एलोकेट कर देगी। जिस स्टेट के पास कम होगा, जिसको ज्यादा डेवलपमेंट करना होगा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, सीएम डिमांड करते हैं कि हमारे स्टेट को इतनी फंडिंग चाहिए, उतनी फंडिंग चाहिए। सो यहाँ पर फिनांस कमीशन ये बताएगा कि जितना भी टैक्स टैक्स कलेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें कितना परसेंटेज वो स्टेट को दे दे और कितना परसेंटेज अपने पास रख ले डेवलपमेंट के प्लान्स के लिए। तो देखिए, ये डिविजिबल पूल इसको बोलते हैं जो भी फाइनेंस कलेक्शन होता है। एन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज devaluation of significantly higher share 42% divisible pool of state compared to 32% share recommended by the 13 finance commission। तो फाइनेंस कमीशन ने बोला कि 42% जो हो वो स्टेट को दे दिया जाए, जितना भी टैक्स आपके पास आता है 32% आप रखिए और आप अपने प्लान्स के लिए 32% यूज कीजिए। तो स्टेट को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प की जाए, जिससे कि स्टेट खुद अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। इसका क्या फायदा हुआ? इसका ये फायदा है, महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट है? महाराष्ट्र में शिवसेना ने एक अलायंस बना रखी है। तो बीजेपी गवर्नमेंट अगर चाहे तो भी जाकर के वो फंडिंग को रोक नहीं सकती है। उसको चाहिए कि 42% जितना भी टैक्स आया है उसका एलोकेशन स्टेट की तरफ कर दे, ठीक है? उस 42% में से स्टेट में सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, राइट? जिससे कि अगर आपकी सेंट्रल की गवर्नमेंट पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है तो उसके डेवलपमेंट ना रुकने पाए। ये पर्पस है नीति आयोग में इस एलोकेशन को करने का। The horizontal devaluation formula recommended by 14th Finance Commission, okay, focus on local bodies। So इस 14th जो फाइनेंस कमीशन है उसका कहना है कि लोकल बॉडीज पे ज्यादा फोकस किया जाए, जिससे डेवलपमेंट को और ज्यादा बेहतर किया जा सकेगा। लोकल बॉडीज कौन होती है? म्युनिसिपल कारपोरेशन, है ना? या फिर जैसे आपकी एमसीडी हो गई। फाइनली, तो प्लानिंग कमीशन का पर्पस क्या होता है? कंट्री को ग्रोथ की तरफ ले जाना, किसी के साथ इनजस्टिस ना होने पाए, इस ग्रोथ की स्टेज में, इस ग्रोथ की साइकिल में कोई पीछे ना रह जाने पाए, कोई एरिया पीछे ना रह जाने पाए,
किसी ग्रुप के लोग, किसी पर्टिकुलर सेक्ट के लोग, किसी पर्टिकुलर पार्ट के लोग पीछे ना रह जाने पाएँ। लोगों की लाइफ को बेटर बनाया जाए, कंट्री को आगे ले जाया जाए, जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए, एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की बढ़े, राइट? सो दैट वाज़ ऑल अबाउट द प्लानिंग कमीशन। तो ये प्लानिंग कमीशन था और ये प्लानिंग कमीशन के पर्पज़ थे और प्लानिंग कमीशन कैसे-कैसे फंक्शन करता है। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा प्लानिंग कमीशन का क्या काम होता है, कैसे काम करता है। नीति आयोग ने कैसे प्लानिंग कमीशन को हटा करके सब्स्टिट्यूट करके नीति आयोग आया, राइट? अब अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, किसी की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन प्लीज़। सर जो ये प्लानिंग कमीशन सॉरी जो प्लानिंग कमीशन जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसे पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो की तरह यूज कर सकती है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ मैनिफेस्टो में यूज कर सकती है। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। आप लाइक जैसे सपोज़ दैट कि आप ये कह सकते हैं कि अब देखो प्लानिंग कमीशन में प्लान आप कैसे लेकर के आओगे? ऐसे प्लान लेकर के आएँगे आप। जो सेंट्रल पार्टीज़ होती हैं, अब प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होगा? पीएम होगा, राइट? सो कोई भी बंदा कह सकता है किसी पार्टी का कि अगर मैं पीएम बना तो इन चीज़ों की प्लानिंग करूँगा और इन चीज़ों पे फ़ोकस करूँगा, राइट? सो हम उन चीज़ों को मैनिफेस्टो में ला सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि प्लानिंग कमीशन ने पहले कोई चीज़ दे रखी है, आपने उसको मैनिफेस्टो में ले लिया, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप अपनी किसी चीज़ को कह सकते हैं कि अगर मैं मेरी गवर्नमेंट आती है, तो मैं इन चीज़ों को प्लानिंग कमीशन में इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करूँगा। राइट। और बताइए? हाँ, सक्षम, श्योर, श्योर, श्योर। आई विल शेयर दिस पीपीटी टू निष्कर्ष जी एंड आस्क हिम ही विल शेयर विद यू। एनी एनीवन एल्स? कोई और डाउट? किसी का कोई डाउट नहीं? राइट? तो देखिए प्लानिंग कमीशन कैसे फंक्शन करता है, नीति आयोग क्या है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नीति आयोग क्या है? ये चीज़ें कैसे काम करती हैं? इंडिया में प्लानिंग कैसे हुई? फर्स्ट प्लानिंग का। अब इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। बीच में 68 67 टू 69 के बीच में 1 ईयर के प्लान बनाए गए, उनको रोलिंग प्लान्स कहते हैं। तो 1 ईयर के प्लान कैसे बनाए गए? क्या रीज़न था उसके पीछे? क्या पर्पज़ था? ये कुछ चीज़ें खुद से जाके आपको स्टडी करनी चाहिए, है ना? ये छोटी-सी क्लास में समराइज़ कर पाना पॉसिबल नहीं है, राइट? तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ऐसे हमें क्या मॉडर्न मॉडर्न इंडिया को हमें ऐसे पढ़ना है और इस तरह से तैयार करना है। जितना मैंने आपको बताया, ये एनडीए के लिए इट इज़ ऑल सफिशिएंट फॉर एनडीए, राइट? ये बिल्कुल सफिशिएंट है, आपको बस इसी लेवल पे तैयारी करनी है। इसमें से यूपीएससी का ये बेसिक्स था, ये यूपीएससी के लिए नहीं था, क्योंकि अगर मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा था, तो हर प्लान को जो चीज़ें मैंने आपको आपके साथ में ज़्यादा इलैबोरेट नहीं की, सिर्फ मैंने आपको दिखाया कि ये फर्स्ट प्लान था, सेकंड प्लान था, थर्ड प्लान था। हर प्लान को हम इलैबोरेट करके डिस्कस करते हैं, हर प्लान के बारे में डिस्कशन करते हैं, उस टाइम की गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं वगैरह-वगैरह। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये एनडीए के लिए आपको इतना ही पढ़ना है और इसी लेवल तक जाना है। अगर आप इतना पढ़ सकते हैं एनडीए के लिए और इतनी इस लेवल पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप पर्सनल इंटरव्यू और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर्ड हैं, राइट? अभी भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो, नो डाउट? सर ये मुझे ये पूछना था कि एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ेंगे क्या? एंशिएंट हिस्ट्री तो हमें पढ़नी पड़ेगी, नो डाउट हमें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, उतना इलैबोरेटेड वे में नहीं पढ़ना पड़ेगा कि हमें अलग से पढ़ना पड़े इंडस वैली सिविलाइजेशन में, किसके-किसके क्या व्यूज़ थे वगैरह-वगैरह। लेकिन इसमें ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा कि धौलागिरी क्या है, ठीक है? धौलावीरा क्या है ना? और ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन-कौन सी साइट हैं, राइस कहाँ से मिला हमें, राइट? और एग्रीकल्चर के ये होते हैं रेलिक्स वो कहाँ से मिले हमें, राइट? और कॉपर माइन खेतड़ी में है, तो वो क्या है, कब से है? ऐसी कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। लेकिन अ, जो प्रॉपर आपको समझने वाली चीज़ है वो मॉडर्न इंडिया 1957 के सॉरी 1857 के बाद की जो हिस्ट्री है, उस पे आपको ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस करके उस पे आपकी ग्रैस्प करें। और बताइए? नो क्वेश्चन? ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ नए टॉपिक के साथ में, राइट? और प्लानिंग कमीशन आप घर जाकर के पढ़िएगा और इसके साथ में एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, प्लानिंग कमीशन अगर आपने पढ़ा, तो आप ये भी पढ़िएगा कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है। हालाँकि इनकी हमें ज़रूरत है,
ये समझने की ज़रूरत है, ब्रीफ वे में। लेकिन ये आपके सिलेबस पे नहीं है, इसलिए आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ब्रीफली समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर क्या होती है? कैसे सेलेक्ट होता है? कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या होती है? कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं? एंड ऑल दैट। ठीक है जी? चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू Thank you, sir. वेलकम, वेलकम, वेलकम।